नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर अपना बड़ा ही गरिमामयी प्रकल्प कृतित्व की परिधि में व्यक्तित्व कृति संग कृतिकार संवाद संग साक्षात्कार स्मृतियों के झरोखों से अतीत के पन्ने कुछ यादें कुछ बातें। आज इस प्रकल्प की हमारी श्रृंखला 140। इस 140 श्रृंखला में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस प्रकल्प में हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से आप सबको मिलवाते हैं जिनका कृतित्व ही उनकी पहचान होती है। हम किसी भी व्यक्ति का कृतित्व होता है, उसे व्यक्ति से व्यक्तित्व बनाता है। तो आज हम जिस व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो हमारे बाबा भोलेनाथ की आध्यात्मिक नगरी काशी से देश का बड़ा नाम है गीत और गजलों की दुनिया में। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी आज हमारे साथ हैं। मैं उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे अपने इस समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक पटल पर आने का अवसर दिया और अपने भाई बंधुओं से मिलने का, उनसे वार्तालाप करने का, कुछ अपनी कहने का, कुछ उनकी सुनने का अवसर दिया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत स्वागत है। आप साहित्य, संस्कृति, इसके साथ साथ संगीत और कला के अद्भुत जीवंत उपमान है। मतलब बिल्कुल एक पैकेज है पूरा। तो ऐसे हमारे महेंद्र नाथ तिवारी जी आप हमारे मंच पर हैं। आज आपका समय मिला है तो ये हमारे मंच का भी सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य है। आज आपसे हम आपके व्यक्तित्व के विषय में, आपके कृतित्व के विषय में जानेंगे, उन अनछुए पहलुओं को जानेंगे जो हमारे लिए अनुकरणीय भी हैं और हमारे लिए बड़े प्रेरणादायी भी हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप शिक्षा जगत से आते हैं, आप पूर्व उप प्रधानाचार्य रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपसे बात करने का एक और विशेष हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो बिल्कुल धुरी होता है जीवन की, शिक्षा की जो हमारे जीवन का आधार होती है। तो प्रारंभ करती हूँ आपसे बातचीत। सबसे पहले जीवन का पहला प्रारंभिक चरण होता है हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्था, हमारा प्रारंभिक जीवन, हमारी प्रारंभिक शिक्षा, हमारा पारिवारिक परिवेश और हमारा पृष्ठभूमि कैसी रही है। तो इस यहाँ से बात शुरू करते हैं। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप यहाँ से अपनी बात रखें। इसके बाद हम इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। जी, स्वागत। आदरणीय डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल जी को एक बार पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद, या यूं कहिए जो भी शब्द इस लायक हैं मैं उनको समर्पित करता हूं कि उन्होंने मुझे काशी के कंकड़ को अपने इस समृद्ध साहित्यिक पटल पर बुला करके बड़ी कृपा की है। कृपा इसलिए मैं कहता हूं कि साहित्यकार एक दूसरे से जुड़े, इसीलिए अगर कोई अवसर देता है तो वह निश्चित तौर पर एहसान करता है, क्योंकि आज के वक्त में कोई किसी को अवसर नहीं देता। पहला सूत्र। जी जी, ये तो कटु सत्य है। ये हम सब भुक्त भोगी हैं जी। हम भी भुक्त भोगी हैं। अगर जो दे रहा है अवसर, जो अवसर दे रहा है, जो अवसर मतलब दे रहा है और जो उसके आग्रह को स्वीकार कर रहा है, दोनों की ही बिल्कुल आपसी सद्भावना रहती है। तो वो सद्भावना आपसे मिली है जी। अब आप देखिए कि जीवन के कड़वे सत्यों में से एक सत्य मैंने पहले ही आपके साथ निवेदित कर दिया कि अवसर की उपलब्धता कराना ये अपने आप में बड़े हृदय का काम है, क्योंकि सबको अपनी चिंता लगी है
सबको अपने अवसर तलाशने से ही फुर्सत नहीं है, दूसरे को कोई कहाँ देगा। और आप वह कर रही हैं कि पूरे देश से, विदेश से लोगों को छांट-छांट करके अपने इस मंच पर ला रही हैं और उनके विचारों को सुन रही हैं और सबको सुनवा रही हैं। यह बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मैं सुनता हूँ आपके मंच को, ऐसे-ऐसे ज्वलंत विषयों पर आप चर्चा करती हैं। अभी कल परसों की ही बात है, कितने कितने मतलब समसामयिक विषय पर चर्चा हो रही थी कि आज के बच्चों के अंदर मोबाइल और तमाम चीजें, हत्या, आत्महत्या, अवसाद, शिक्षा, सारे गंभीर विषयों को आप लेकर के चल रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद है। अब मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो काशी में ही हुई है और जब मैं स्कूल जाना शुरू किया तो उस समय कोई कॉन्वेंट वगैरह नहीं था। जी। कोई भी मिशनरी स्कूल या कॉन्वेंट या तथाकथित आजकल की जो है इंग्लिश मीडियम, ये सब का कोई नहीं था। सिर्फ बिल्कुल, तथाकथित शब्द आपने बहुत बढ़िया कहा है। तथाकथित है। सही है। जी। और सब कुछ, चाहे राज्य के स्कूल थे, चाहे नगर महापालिका जो शहरों में होते थे उनके स्कूल थे, विद्यालय थे, जिनको प्राथमिक विद्यालय, और उनको अब जैसे बनारस में जो प्राथमिक विद्यालय थे तो उनको नगर महापालिका चलाती थी। लेकिन बहुत अच्छा चलता था, बहुत बढ़िया चलता था। काफ़ी उसमें अध्यापकों की जो गरिमा में उपस्थिति होती थी, वह बच्चों के लिए प्रेरक होती थी। अध्यापकों का जो समर्पण होता था, वह हम लोगों के लिए अनुकरणीय था। और उसमें हम लोग अभावों में भी शिक्षक के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि शिक्षा हम लोगों के लिए एक आसान सा रास्ता बनती चली गई। उन्होंने हमारे मार्ग को इतना सुव्यवस्थित तरीके से निदर्शित किया कि शिक्षा हमारे लिए कोई कठिन विषय नहीं रह गया। अभाव था, हम ये नहीं कहते कि नहीं, सब लोगों के पास बहुत कुछ साधन था, लेकिन गुरुओं का बड़ा योगदान था। तो प्राइमरी शिक्षा मेरी वाराणसी में हुई, जो नगर महापालिका से चलती थी। फिर इसके बाद हम कक्षा 6 में सेंट्रल हिंदू स्कूल कामाख्या वाराणसी में चले गए, जो बीएचयू का था पार्ट। वहां से उस समय पीयूसी हुआ करता था। सन 73 में, 72 में हाई स्कूल कर लिया और 73 में पीयूसी करके सीधे मैं यूनिवर्सिटी में चला गया, डायरेक्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहां से बीएससी करने लगा और बीएससी के बाद ही, क्योंकि मेरे कॉलेज के बगल में ही म्यूजिक कॉलेज था, अच्छा। साइंस कॉलेज के, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा। और उसी मार्ग से जब मैं बीएचयू सिंहद्वार से घुसता था तो कॉलेजों की एक श्रृंखला थी, एक लाइन में सब कॉलेज थे, तो सबसे पहला म्यूजिक कॉलेज पढ़ता था। तो उसके प्रति एक ललक थी कि भाई ये भी क्या है, देखें। हमारा एक मित्र वहाँ बांसुरी में एडमिशन लिए थे, तो उन्हीं के साथ में जाया करता था। वो शाम को चलता था, 5 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक वो कॉलेज चलता था, ताकि अन्य फैकल्टीज के विद्यार्थी जो पढ़ना चाहें, उसको संगीत करना चाहें, तो उसको भी वो अटेंड कर लें। वो एक तरह से को सब्जेक्ट था। अच्छा। तो हम जाते थे तो हमको बड़ा अच्छा लगने लगा। धीरे 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 कहते न, संगीत ने पकड़ लिया। और आते आते मेरी भी इच्छा हो गई कि मैं भी एडमिशन ले लूं, और मैंने सितार में एडमिशन ले लिया। और फिर सितार ने ऐसा पकड़ा कि साइंस ग्रेजुएशन होते होते खैर संगीत ही प्रभावी हो गया, और संगीत से ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन
तमाम चीजें हो गई। और फिर जी साइंस रह गया, दिमाग में रह गया, ज्ञान भाई पढ़े थे तो रह गया, लेकिन प्रोफेशन के रूप में इन बिटवीन एजुकेशन की मेरी सर्विस लग गई, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया मेरा। जी उस समय हो जाया करते थे। हाँ, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो गया। और वो भी कहाँ हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ कमच्छा, जो इंटरनेशनल संस्था डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा बनाया हुआ, हिंदू स्कूल के ठीक उस पार, सड़क इस पार हिंदू स्कूल और सड़क उस पार थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब क्या बात है, क्या वहां एक से एक विद्वान, और क्या गरिमामय स्कूल। और वहीं का रह गया। 35 साल सेवा की, शिक्षक के रूप में भर्ती हुआ, वाइस प्रिंसिपल के रूप में रिटायर्ड हुआ, बच्चों को जी संगीत और सितार की शिक्षा दी, और सितार का ही परफॉर्मेंस में देता रहा। तब मेरा सितार ही आगे था, क्योंकि वो मेरी मेरी रोजी रोटी थी, प्रोफेशन था। साहित्य में रुचि थी, लेकिन वो गौड़ थी। लिखता था, लेकिन कभी कभी लिख लेता था, ज्यादातर टाइम इसी में जाता था। तो अब ये वाद एक, जी हाँ, एक क्रम चल पड़ा। जी तो अब यहाँ के बाद स्टेबिलिटी आ गई कि अब नौकरी करना है, बच्चों को शिक्षा देना है, मंचों पर रहना है, ये संगीत तक है। लेकिन स्वांतः सुखाय कभी कभी लिखता था। बाकी आगे जो आप पूछना चाहें, अब आपके हवाले है। जी चलिए, ये तो रही आपकी प्रारंभिक जो है शिक्षा आपकी काशी से। इसका मतलब आप जन्म से ही काशी में, आपका जन्म भी काशी में हुआ। मेरा जन्म भी काशी। ये अलग बात है कि मैं पुश्तैनी रूप से काशी से मात्र 30-35 किलोमीटर दूर, भदोही के पहले, भदोही है, भदोही से जी पहले चौरी बाजार है, वहां मेरा मूल निवास है, पैतृक गांव है, वहां का मैं रहने वाला। लेकिन 6 पीढ़ी से मैं बनारस में हूँ, तो मैं तो बनारस का हो गया। बनारस रही हैं, बहुत बढ़िया। बड़ा सौभाग्य है काशी, काशी विश्वनाथ जाने का जो है, बड़े अरे सौभाग्य होते हैं जिनको जो है काशी में। आपकी तो जन्म भूमि कर्म भूमि सभी काशी है। तो ये, आपका ये जी हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि काशी में ही शिक्षा मिली और काशी में ही नौकरी लग गई। कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं भागना नहीं पड़ा। और बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां अन्नपूर्णा की कृपा से सब चलता रहा। और यहाँ एक से एक विद्वानों से, चाहे वो साहित्य के हों, चाहे संगीत के हों, चाहे कला के हों, सबसे मुलाकात होती रही, सबसे सीखने का अवसर मिलता रहा। और संकट जी मोचन के बगल में ही मेरा घर है, तो अच्छा उनका घंटा मुझे रोज सुनाई पड़ता था, और हम लोग उसी से सुनते थे, उठते थे, और वही आरती होती थी। तो फिर आनंद ही आनंद है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और संदेह काशी तो की नगरी ही अलग है, अपनी बाबा भोलेनाथ अलग की नगरी अलग। कहते हैं। काशी शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है, धरती मतलब जमीन पर नहीं है, त्रिशूल पर टिकी हुई है। तो शुभ कोई भी शुभ। संकट, कोई भी प्रलय हो, काशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, काशी की बात चली है तो एक बात आपसे और पूछना चाहूंगी कि काशी में कहते हैं गंगा ने अपनी दिशा बदल दी, दिशा दिशा हाँ उलट दी। हाँ, तो कहते हैं कि ऐसा ऐसा शिव जी के चरण स्पर्श के लिए या उनके दर्शन के लिए, ये तो इसके ये, विषय में आप आपसे जानना चाहेंगे हम। ये बहुत ऐतिहासिक तथ्य है जी। ये देखिए। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण नहीं नहीं, तथ्य है। कोई बात नहीं। ये है तो ऐतिहासिक तथ्य है, और सत्य है, और मान्यता है। जी और जो चीज मान्यता होती है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है। जी जब बिल्कुल। कहते हैं कि काशी, जो प्रथम राजा दिवोदास थे, वो सब कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, उसको छोड़कर मैं, काशी को जब शिव जी ने अपनी नगरी बनाया,
पहले जी कहते थे रामनगर में चले गए, जी अन्नपूर्णा से जो कुछ वाद विवाद हुआ तो, लेकिन जब काशी आए तो हुआ कि भाई गंगा के बिना काशी का जो है अस्तित्व, और शंकर का निवास और गंगा न रहे तो फिर दिक्कत होगी। तो शूलटांकेश्वर पर काशी को अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज की तरह है। अगर लंबे केवल शहर को नहीं, काशी की पूरी परिधि को देखें तो तीन त्रिभुज की, एक त्रिभुज की तरह है। तो एक बिंदु पर तो काशी विश्वनाथ हैं, एक बिंदु पर शूलटांकेश्वर हैं, और एक बिंदु पर हैं ये त्रिलोचन महादेव। और जब शूलटांकेश्वर पर शूल गड़ गया शंकर जी का, तब वहां से काशी जो है गंगा की धारा मुड़ गई, मुड़ गई। मुड़ गई, उत्तर वाहिनी हो गई। बड़ा बड़ा अद्भुत दृश्य है, बहुत अद्भुत दृश्य है। और यहाँ गंगा उल्टी उल्टी बहती हैं। जी 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 जी। तो वाकई में आप मतलब काशी। जी आप देखिएगा कि गंगा का उद्गम जो है उत्तर से दक्षिण है। जी भाई गंगोत्री से चली उत्तर से जी और सीधे दक्षिण आ रही हैं, लेकिन काशी में आके दक्षिण से उत्तर हो गई। उत्तर हो गई, उत्तर हो गई, कुछ पूरब की ओर भी चली गई, क्योंकि वहां गंगा सागर में जो भी मतलब वही पूरा टर्न लेते हुए उत्तर हो गई, और उसको यहाँ उत्तर वाहिनी कहना। यहाँ का लोग कहते हैं ना, काशी में गंगा उल्टी बहती है। उल्टी बहती है। जी, महिमा है केवल ब्रह्मा विश्वनाथ, बाबा ये भोलेनाथ। जी, तो आप चलिए कभी खबरदार। आइएगा, जी आप बिल्कुल। कभी बनारस आइएगा तो नहीं हम आपसे आपको मुलाकात। जी जी आपको बिल्कुल। शूलटांकेश्वर का भी दर्शन कराएंगे, ऐसा मेरा विचार जी है। आइएगा, जी स्वागत बाबा। रहेगा। जी बिल्कुल, बाबा बुलाएंगे भोलेनाथ तो अवश्य आएंगे जब उनका आदेश होगा। और विश्वनाथ के आप दर्शन तो हुए ही है जब आप आपसे भी मुलाकात हुई थी। जी आपको मैं एक 4 लाइन दे रहा हूँ, विषयांतर होता है कोई जी बात नहीं, लेकिन बात आ गई मौके की जी जी तो जी निवेदित कर दे रहा हूँ। जी 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 काशी स्वागत की है। बड़ी महिमा गाई गई है, जी मैं भी गा रहा हूँ, लेकिन 4 लाइन आपको दे रहा हूँ, यह मूल है हम्म, कि स्वागत है। काशी में गंगा की धारा, काशी में गंगा की धारा, काशी में उच्च शिवाला है, काशी में गंगा की धारा, काशी में उच्च शिवाला है, काशी मुमुक्ष की नगरी है, काशी मुमुक्ष की नगरी है, काशी का सूर्य निराला है, काशी का सूर्य निराला है, काशी में गंगा की धारा, ये काशी है। बहुत सुंदर, काशी में सूर्य निराला है। काशी का सूर्य, सुबह बनारस देखने लोग आते हैं। बनारस की कहते सुबह बनारस, सुबह बनारस की। जी और उसी से एक मंच बन गया है, साहित्यिक मंच सुबह है, बनती। जी जो जी सुबह। इंटरनेशनल हो चुका है। जी ये सुबह बनारस है, और क्या बात है। जी चलिए फिर कभी जी आनंद जी बिल्कुल। आएगा। बिल्कुल। चलिए तो अब चलती हूँ अपने उस पर, और हमारे मंच पर बड़े श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हो चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सबके अरे नाम ले लेती हूँ। आदरणीय ज्योत्सना प्रणाम। सिंह जी की उपस्थिति सबसे पहले हुई है, बहुत स्वागत है मंच पर। सुनीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका। प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और लक्ष्मण लड़ीवाल रामानुज जी की उपस्थिति है, हार्दिक अरे अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। करती हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत है।
महावीर साहू जी की उपस्थिति है। ये नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं, सभी की टिप्पणियां हैं, लेकिन टिप्पणियां पढ़ूंगी तो थोड़ा विलंब होगा। नहीं नहीं, मैं बात आप मैं आप सबको जी, आप सभी वरेण्य जी, साहित्यकारों को, अग्रजों को सादर नमन है, वंदन है, अभिनंदन है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपना सौभाग्य, प्यार और जी। स्नेह बनाए रखिएगा। आइए बहन जी। डॉक्टर पुष्पा सिंह जी अभी-अभी जुड़ी हैं। हार्दिक स्वागत अरे है। वाह, क्या ये और सभी की उपस्थिति को मैं नोटिस कर रही हूँ, सभी को मैं टिक करती चल रही हूँ, लेकिन अभी टिप्पणियाँ मैं नहीं यहाँ पर रखूँगी, बाद में मैं इनका सब देखूँगी मैं। जी जी तो जी जी। बात आगे बढ़ाते हैं, आपके कृतित्व की बात करते हैं। आपने आपने बताया कि प्रारंभ से आपका संगीत में बहुत रुझान था, वो भी हाँ, वादन में, आपका वादन में वादन, ज़्यादा रुझान था। इंस्ट्रूमेंटल सितार और रहा है। साहित्यिक यात्रा कब जी, जी साहित्यिक यात्रा कब से शुरू हुई और किस प्रेरणा हाँ, से शुरू ये हुई? मतलब कैसे आपके मन में आया साहित्य का? जी। अब देखिए, कहते हैं ना कि कुछ चीजें ब्लड में रहती हैं और कुछ चीजें परिवेश में रहती हैं। जब ब्लड और परिवेश दोनों मिल जाता है, जैसे बीज है, और जब वातावरण उसे मिल जाता है तो वो प्रस्फुटित हो जाता है। तो मुझे बीज के रूप में मेरी माताजी का मिला। मेरी माताजी गृहिणी थी, लेकिन गाती बहुत थी। हुँ। ये माना कि लोकगीत गाती थी, भजन करती थी। उनको गाने के लिए अड़ोस-पड़ोस, गाँव मोहल्ला, टोला में बुलाया जाता था। अरे आंटी जी, चाची जी चलिए। तो पहले शादी ही विवाह अच्छा में था। हाँ, हाँ, जी, हाँ। तो वो जाती थी, खूब गाती थी, ललकार के गाती थी। तो वह असर मेरे ऊपर था। अब जब संगीत में गया, तो संगीत भी तो पंच कलाओं में श्रेष्ठ कला है। बिल्कुल, ललित कलाओं जो पंच ललित बिल्कुल। कला है, उसमें श्रेष्ठ कला है। जब संगीत में गया, तो शब्द अपने आप जो प्रथम काव्य ललित कला है, वो अंदर फूटने लगा। क्यों? क्योंकि मैं काशी में था और मैं तमाम कवियों, साहित्यकारों को सुनता था। वो लोग आते थे, उनकी महफ़िल जमती थी, रात-रात भर होता था, तो मेरी रुचि थी और मैं जाता था। और चाहे नीरज जी को भी सुना है, और आपके देखिए फराक साहब को भी सुना है, और हमारे बनारस में नज़ीर बनारसी साहब तो थे ही, तमाम साहित्यकार थे। उनकी रचनाएँ पढ़ना उनसे तो कहीं न कहीं प्रेरणा बनती गई, और अवसर मिला तो एक आध रचना मैंने भी लिख डाली। जी, अब लिख बहुत डाली, ये बात सन 76 की है। मेरी पहली रचना जो मैंने लिखी, गज़ल कहा, और वो सन 76 में लिखा, और एकाध लोगों को सुनाया डरते-डरते, अरे भाई देखो ये लिखा गया है, कैसा है? तो एक बड़े अच्छे साहित्यकार थे, चित्रकार बहुत बढ़िया थे, बीएचयू में थे, ठाकुर महेंद्र सिंह, और उनकी पत्रिका भी निकला करती थी, तुलिकांकन। तो कहे कि अरे ये तो बड़ा बढ़िया गज़ल आप कह गए, इतनी कम उम्र में, इसको हमें दे दीजिए, हम छापेंगे अपनी पत्रिका में। हम कहे ले लीजिए, हम अब अंदर तो लड्डू फूटने लगा। था अरे! कि ऐसा अवसर मिल गया। हाँ, 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 मैं मेरे को तो बड़ा अवसर मिल गया कि मेरी रचना छप जाएगी। और हुँ, मैं फिर रोज़ जो है ठाकुर साहब को मिलता और नमस्ते करता, वो कहे घबराओ मत, आ रही है पत्रिका, आ रही है पत्रिका, आ रही है। 15 दिन में पत्रिका आ गई। अब उसको मैंने पढ़ा, शायद दूसरे या तीसरे पन्ने पर ही उन्होंने अच्छा जगह दे करके छाप दिया। अब समझिए कि मेरा उत्साह बढ़ गया। देखिए, मैं बहन जी बिल्कुल साफ-साफ बोल रहा हूँ, सही बात है। जो जो नहीं बेकार बिल्कुल का जो है, स्वाभाविक है। देखिए आदर्शवाद बोलना अच्छा नहीं है। आपने पहली रचना लिखी और ये माँ सरस्वती की कृपा थी, जो पहली रचना बस ऐसी लिखी उसमें कि जो आ कि आ उन्होंने उसको उनके मानक पर हुँ, मतलब एक ऐसी उतरी खरी कि पत्रिका में हाँ, छपने के लिए। तो ये माँ छप गई। सरस्वती की कृपा। हाँ, हम हाँ। चाहेंगे अलंकार जी कि आप उसका एक शेर या एक बंद कुछ सुनाएँ,
जो कि मंच के पार हमारे साथ सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं, वो सुनना चाहते हैं उसका उसका अगर आपको याद कोई हो। कारवां से भी दूर था, कोई पालकी पे सवार था, वाह। कहीं रात की थी खामोशियां, कहीं रोशनी का दयार था। वाह, ये उसका मसला है। बहुत बढ़िया। कहीं कोई कारवां से भी दूर था, कोई पालकी पे सवार था, कहीं रात की थी खामोशियां, कहीं रोशनी का दयार था। पूरी गजल अब याद भी नहीं है। और बहुत बढ़िया। नहीं संजोग देखिए, देखिए पहला कि प्रयास। वो नहीं काफी पहला। का, का, जी। अरे यही हाँ कहते हैं ना कि एक सैंपल मतलब औ- एक औ- जानने के लिए एक एक चावल ही काफ़ी होता है। मतलब इतनी बढ़िया गज़ल और कितने बढ़िया भाव प्रारंभिक गज़ल ये। मुझे तो कुछ-कुछ गोपाल दास नीरज की एक जो है ना, स्वप्न झड़े हाँ फूल से गीत चुभे शूल से, वो याद आ गई बिल्कुल। और हम खड़े-खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुज़र गया गुबार देखते। जी, हाँ, बहुत जी, पहला प्रयास बहुत सुंदर। तो अब उत्साह बढ़ गया। जी, जब रिस्पांस सही मिल गया तो उत्साह बढ़ गया। अब उत्साह बढ़ गया तो कलम चलने लगी, धीरे 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 कलम चलने लगी, नहीं कलम चलने लगा वाली बात है, लेखनी चलने लगी। उर्दू के हिसाब से बता दे रहा हूँ भाई। अक्सर जी, व्याकरणीय दोष हो जाता है, तो लेकिन अब प्रचलन में कलम चलने लगी, लोग बहुतायत बोल देते हैं, तो मैं भी आदतन बोल देता हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं, कोई बात नहीं। लेखनी। जी, आपने संगीत के साथ-साथ आपने मंच भी किए, अभिनय क्षेत्र में भी आपने अपनी जो है अरे दिखाई। तो क्या, उसके उसके लिए मैं जानना चाहूँगी, हम सभी जानना चाहेंगे, मंच के पार हमारे सभी साहित्य मनीषी उपस्थित हैं, कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये कब से आपने प्रारंभ की? ये भी बड़ी दिलचस्प घटना है। वो कहते हैं ना, कबीरा चला हरिभजन को ओटन लगे कपास। जी, वो मेरे साथ हो गया। अच्छा, वो कहते हैं ना, जिंदगी में घाट घाट का पानी पिया हूँ। 84 घाट तो बनारस में है ही हैं, मैं पता नहीं कितने घाट का पानी पी गया। ऐसा भोलेनाथ पता नहीं कहाँ कहाँ नचा दिए। हुँ, मेरे एक मित्र नाटककार रहे हैं, निर्देशक रहे हैं, विजय त्रिवेदी, अच्छे नाटककार। वो अपना नाटक कर रहे थे, तो हमसे कहे कि अरे तिवारी जी, आप तो संगीतज्ञ हैं, हमारे यहाँ नाटक में बैकग्राउंड म्यूजिक दे दीजिए। अच्छा, तो हम कहे ठीक है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपना और अपने 2-4 साजिंदों को लेकर रिहर्सल करने लगा, क्योंकि नाटक है तो रिहर्सल होता था, और जी, उसमें कई दिन गए लगे। एक दिन एक सीन चल रहा था, 2 पात्रों के बीच में वाद विवाद हो रहा था, और जो अच्छा, उसमें दोनों मेरे परिचित थे। हुँ, तो एक सज्जन से मैंने कहा कि अरे भाई, ये डायलॉग तुम ऐसे बोलते तो और प्रभावी हो जाता। अब इस मतलब पर एक वो नाराज। निर्देशक आप एक निर्देशक की भूमिका में आ गए। और नहीं, वो मित्रवत उनसे बाहर कहा, उस समय नहीं कहा, बाहर जी, कहा, लेकिन थे तो सब लोग। और लेकिन वो नाराज हो गए, अच्छा, और इतना नाराज हो गए कि कहें कि जब करना पड़ेगा तब पसीना छूट जाएगा। पता तब पता तो लगेगा। हमको, हाँ, हम कहे बात तो आप सही कह रहे हैं। चुप हो गया मैं। लेकिन मुझे जितना बुरा नहीं लगा, मेरे एक मित्र थे डॉक्टर भोला शंकर व्यास, जो हिंदी विभागाध्यक्ष, उनके लड़के थे राजेंद्र व्यास, उनको बहुत बुरा लगा। कहें अब तुम उतर जाओ नाटक में, उतर जाओ नाटक में। अरे हम कहे मैं संगीत का आदमी, मैं नाटक में कैसे उतर जाऊं? कहे नहीं, अब एक पात्र तुम कर लो, मैं बात करता हूँ विजय भैया से। अब विजय जी अपना सुन लिए तो उतार दिए। लेकिन माँ सरस्वती के कृपा से
वो पात्र मैंने किया, रिहर्सल भी किया, पात्र भी किया, और नाटक जब होने लगा तो उस पात्र की मुख्य पात्रों की सराहना के साथ केवल मैं ही ऐसा था जो साइड पात्र था जिसको पब्लिक ने पहचाना और तालियों से नवाजा। बताइए, ये भी अवसर बिल्कुल अवसर एक जैसे कहते हैं अप्रत्याशित अवसर मिल गया, जिसकी कभी आपने अप्रत्याशित। सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा ना, कबीरा चले हरिभजन को ओटन लगे कपास, गया था जी। संगीत देने और करने लगा नाटक, और अंत में फिर वो यात्रा चल पड़ी। तो लगभग 33 साल मैं मंचों पर रहा, 33 ईयर्स, लंबी यात्रा। लंबी यात्रा। और बनारस या बनारस के बाहर कोई, उसमें बनारस में रंगमंच एकदम तूती पे बोलता था। उसमें डॉक्टर भानुशंकर मेहता जी, कमलनी मेहता जी, नंदलाल जी, सोना बाबू जैसे जो अवार्ड विनर लोग थे, उनके साथ मैंने काम किया। आपके पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी जो संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, वो हमारे साथ काम किए हैं। पद्मश्री डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, वो हमारे साथ मंच पर अभिनय किए हैं। वाह। दूसरे दूसरे क्षेत्र के जो अच्छे अच्छे लोग थे, वो अभिनय किए हैं। तो ये रास्ते, मतलब माँ सरस्वती रास्ते बनाती चली गई, मतलब बिल्कुल पूरा साहित्य, कला और संस्कृति सबसे जोड़ती चली गई माँ अब देखिए, सरस्वती। संगीत जी। से कला में गए, जी। संगीत से कला में गए, और कला के बाद फिर जो है एक झटका दिया माँ सरस्वती ने, तो साहित्य में चले गए। तो साहित्य, संगीत, कला तीनों में तीनों हो गए आपका। माँ ने जी। दौड़ा दिया। नहीं, ये तो आपका, ये तो ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं मतलब दुर्लभ होती हैं। तो माँ ने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, जो कि आप तीनों ने, तीनों की भूमिका, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि आपने रिपोर्टाज भी लिखे हैं। वहां पर क्या है, किस तरह का काम रहा रिपोर्टाज जो आपने की, शायद पत्रकारिता से जुड़ा रहा ये कुछ? नहीं, वैसे बहुत खास पत्रकारिता से मैं नॉमिनेटेड पत्रकार तो नहीं था, लेकिन हम्म। कभी कभी आख्यान लिखा करता था अच्छा। किसी विषय पर। तो मेरे पत्रकार मित्र लिखते, हम कहे भाई हमारा ये छप जाए तो कैसा रहेगा। तो हैं, लिखे तो बढ़िया हो भाई, छप जाएगा। तो छप गया, लेकिन बाद में वो परिस्थिति बस वो क्षेत्र छूट गया। अभी उस समय के जितने हमारे मित्र हैं, कुछ श्रेष्ठ हैं, जो इसमें अध्यक्ष हैं बनारस पत्रकार एसोसिएशन के, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी हैं, अन्य लोग हैं, सब लोग कहते हैं अरे काहे छोड़ दिए। हम कहा कितना करेंगे भाई, वो जय का फाल मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति न हो, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं है, इसके हमारे साथ गोपाल भटनागर जी जुड़ गए हैं अरे ऋषिकेश वाह, से, बहुत सुंदर गायक हैं। अरे तो वाह, क्या बात है, जी क्या बात बिल्कुल, है। बहुत लोकप्रिय और पूरा भारतवर्ष में उनकी पहचान है, मंच पर क्या उपस्थिति है। बात है, ये मेरा सौभाग्य है कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं और मुझे जी। अपने अपने सलाह से प्रेरित भी करेंगे, ऐसा मेरा यकीन है। हैं? बहुत जी। बढ़िया। आपने इतनी भूमिकाएं की, एक भूमिका और भी आपने साझा संकलनों का आपने संपादन भी किया है, तो हाँ वो भूमिका भी आपके हिस्से में आती है। जी जी। तो संपादन कार्य भी आपने किया है, तो संपादन कार्य में कोई मतलब वो भी बड़ा दुरूह कार्य है, आसान कार्य नहीं है। अभी 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 बहन जी 20-22 साझा संग्रह निकल चुके हैं। हुँ। मैं संपादक भी रहा पत्रिका का, हुँ। 18 महीने किया, फिर दूसरे को सौंप दिया। मैं कहा भाई सब काम मैं नहीं करूंगा, कुछ तुम करो। साहित्य रसाल पत्रिका जो काशी काव्य संगम निकालती थी, जी। उसी को स्टार्ट भी काव्य कराया, रसाल जी। और 18 महीने मैंने उसका संपादन किया, और वो काफी लोकप्रिय रही। और उसके बाद उसको मैंने दूसरे को सौंप दिया, इसलिए कि मेरे पास दूसरा काम बहुत ज्यादा है, हम सब नहीं करेंगे, कुछ आप लोग भी करिए। तो यह भी अच्छा रहा। अभी अभी ताजा 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी उसका लोकार्पण हुआ है। काव्य सरिता जो गजल संग्रह है, उसका संपादन किया है। गजल वाह वाह! संग्रह, वो केवल केवल गजल संग्रह, और उसमें उर्दू के शायर और हिंदी के गजल कहने वाले लोग के शायरों का जो है 21
शायरों का संकलन वो है। आप काशी आ जाएंगे तो आपको मैं समर्पित करूंगा कि वह जी, गजल संग्रह देखिए। मेरा सौभाग्य होगा। आपकी एकल गज़ल संग्रह भी प्रकाशित है, पुस्तक आपकी। जी 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 जी। सदफ। तो इसका इसका आपने शीर्षक सदफ रखा है उर्दू। हाँ तो हाँ जी, तो हाँ। ये सदफ का अर्थ तो मुझे नहीं पता है, इसका अर्थ क्या होता है? सदफ का मतलब होता है सीपी। अच्छा, सीप। सीपी, सीप अच्छा, सीप जो होता है जिसमें मोती रखती है, हाँ, उसका मतलब वो सदफ है। और अच्छा, आप किताब का मुख पृष्ठ पर देखेंगी तो मोती और सीप का ही चित्र बना हुआ है। समंदर है, सीपी है और उसमें मोती है। मोती हैं उसमें। बिल्कुल, असल मतलब में मोती से बनी पुस्तक, मतलब वही इसका अर्थ ही हो गया। हाँ तो हाँ। बहुत बढ़िया। अब तो इस गज़ल अब असल संग्रह जी, असल जी, में हुआ क्या था, मैं रखना चाहता था सीपियां, अच्छा। लेकिन जब मैंने नाम में जब गया रजिस्टर्ड कराने तो पता चला कि 6-7 किताब है इसी नाम से। हुँ। तो हमारे प्रकाशक ने कहा, बड़ा मतलब आम नाम है, सामान्य-सा नाम है सीपी। हाँ, तो कहे जी। करे सर इसमें तो 6-7 किताब पहले से दर्ज हैं, हाँ, उसमें तो फिर वो इसमें उसको फिर बनेगा वो नहीं वो, जी, मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ और सोचिए। तो मैं सीपियां को छोड़ना नहीं चाहता था। तब मैंने इसको जो है तलाश उर्दू किया, शब्द तब सदफ मिला, तब मैंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं सीपियां, मैं इसको सदफ कर दूंगा। जी, बिल्कुल। आईएसबीएन नहीं मिलता, अगर नाम सेम होते हैं, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, ये तो रहता वही है। वही और जी, आपके आशीर्वाद से यह पुस्तक सम्मानित भी हो चुकी जबलपुर में अच्छा, कादम्बरी संस्था द्वारा। कादम्बरी संस्था जी, इसको कादम्बरी इसको संस्था जी, इसको पन्ना लाल नूर सम्मान भी मिल चुका है, जी। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के नहीं, नाम पर। है, वो तो वहाँ पे जो सम्मानित होता है, वो तो आदरणीय विजय तिवारी किसले जी का वहाँ पे हाँ जी, हाँ, अरे खैर, बहुत ही प्यारे इंसान और विद्वान। विद्वत बिल्कुल, विद्वत मनीषी हैं वो, बहुत विद्वत व्यक्तित्व है। वो चलिए, तो हमसे आप वो हमारे जी, साथ बेचारे पूरा 2 दिन तक रहे, और ऐसा ऐसा जो है अपनत्व के जैसे भाई लगा कि मेरा भाई खड़ा है मेरे साथ। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँगा। मुझे भी अनुभव है, अभी गए थे तो हाँ जबलपुर हाँ हाँ। वर्तिका वर्तिका और संस्था उनके पूरे परिवार के लोग इतने इतने सहज, इतने इतने मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेहमान नवाज, जैसे उर्दू में शब्द आता है, आतिथ्य करने वाले लोग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, चलिए आपका कृतित्व ऐसा है कि आपको सम्मान भी बहुत मिले हैं, सम्मान की सूची लंबी है। कुछ सम्मान की यहाँ चर्चा करूँगी और आपसे जानना चाहूँगी इनके विषय में। काशी कौस्तुभ आपको जो है सम्मान मिला है क्योंकि काशी हाँ से आप हैं और महामना हमारे मदन मोहन मालवीय जी के हाँ। भी जो विएच है, तो वो भी हमारा काशी में एक वो भी अरे उल्लेखनीय क्या जी। क्या। तो आपको ये दोनों सम्मान मिले हुए हैं, तो ये मुझे लगता है कुछ विशेष सम्मान है, किसके लिए मिले हैं? किसी कृति के लिए या किसी ये 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 इवेंट के बारे में जानना ये चाहूँ साहित्य के लिए ही दोनों सम्मान हैं। एक संस्था है, जनता हिताय समिति है, वो ट्रस्ट भी है, और वो तमाम जो है सामाजिक काम करती रहती है, और स्थापित संस्था है। तो उसने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान काशी कौस्तुभ दिया। उसके पहले काशी रत्न दिया था, काशी अलंकरण किया था, लेकिन पिछले साल 2 साल पहले 25 में शायद उसने मुझे काशी कौस्तुभ दिया। और एक सज्जन उसके साथ और थे उसी साल, जो मेडिकल क्षेत्र के थे, पुरोधा पद्मश्री डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, उनको मेडिकल क्षेत्र में मिला था, वाह! और मुझे साहित्य क्षेत्र में मिला था। जी, सम्मानों की सूची लंबी है, लेकिन ये बड़े चूँकि काशी के सम्मान थे। काशी और महामना और महामना ये दोनों महामना काशी से सम्मान जी ही, मुझे मिला। महामना संतति जो समिति है, उसने मुझे महामना सम्मान दिया, क्योंकि मैं महामना की बगिया का एक छोटा सा फूल हूँ, और मेरी पहचान उसी वजह से है भी। उन लोगों ने मुझे
सम्मानित किया और मैं उस महामना को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मान दे करके एक कहते हैं ना कि एक एक सोचने लायक ये बना दिया कि मेरी मातृ संस्था के लिए मैं कुछ करूं और कुछ उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। बिल्कुल, ये सम्मान दिए जाते इसीलिए हैं कि हमसे और अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं बस कि हम बस और कुछ कर सकते हैं। जी। इसके साथ-साथ आपको शान-ए हाँ, काशी मिला है, पत्रकारिता पत्रकार संघ ने दिया है। तो ये क्या ये हाँ, पत्रकारिता है? ये नहीं, नहीं पत्रकारिता पत्रकार का है? नहीं, नहीं पत्रकारिता के लिए नहीं मिला। ये हाँ, पत्रकार संघ है, इसने भी मुझे साहित्य क्षेत्र के लिए दिया। अच्छा, जी। हाँ, चलिए, तो ये सब जो पुरस्कार होते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होते हैं और अब देखिए जब अपना अखिल भारतीय शिक्षक संघ ने दिया, अच्छा, जी, शिक्षा के शिक्षा क्षेत्र रत्न शिक्षा रत्न सम्मान, वो शिक्षा के जी, क्षेत्र में दिया। शिक्षा में आपने बताया था कि आपका साइंस साइड से आपकी जो है आपकी जो अरे! स्ट्रीम रही है, लेकिन आप जो शिक्षक रहे हैं, क्या संगीत के रहे हैं कि साइंस के रहे हैं? अब ये भी आपने कुरेद दिया भी, सब बड़ी गुप्त बातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता था। भाई अपॉइंटमेंट तो संगीत में ही हुआ है, इसलिए अच्छा, मैं संगीत उसी का अध्यापक हूँ। जी, जी, और लेकिन जब मैं ज्वाइन करने गया तो मेरे प्रिंसिपल साहब बड़े बहुत बढ़िया आदमी, बहुत दबंग आदमी, अच्छे योग्य आदमी थे। अमेरिका से जो डिग्री वगैरह सब लिए थे और बहुत बढ़िया आदमी। तो मेरी डिग्री देखने का, अरे तिवारी जी आप तो मेरे बड़े काम के आदमी हैं। हम कहे क्या मतलब? कि भाई पहला विज्ञान और उनका कला दोनों हाँ, विज्ञान कहें और आप कला तो मेरे हाँ, आप तो मेरे बड़े काम के आदमी हैं। तो मेरा थोड़ा-सा मन बढ़ा के अब ये मेरा सब चीज़ जॉइनिंग हो अब मेरी जॉइनिंग जॉइनिंग हो जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब जब अधिकारी खुश हो गया तो दिक्कत हो जाए। अरे मुझे क्या पता था कि फिर वही कबीरा चला हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब मेरा संगीत कहें, आप संगीत तो करेंगे ही, आपका मैं उपयोग साइंस में और मैथ में करूँगा। अरे हम कहे ये कहाँ से हम अब फँस गए भाई। और 23 साल मुझसे मैथ और साइंस पढ़वाया उस विद्यालय में। जब तक वो रहे, वो पढ़वाए, इसके बाद आए। अब चूँकि मैं लड़कों का रिपोर्ट था कि साहब जो मैथ के टीचर हैं उनसे बढ़िया पढ़ाते हैं, तो कहेंगे पंडित जी अब आप लगे रहिए। अब बताइए 35 साल में 23 साल में तो अंत में हाथ जोड़ लिया। हम कहे भैया अपना यह ले लकुट कबरिया, मुझे संगीत वाला ही रहने दो, मुझे इससे कोई ना। तो यह भी ये भी चला। जी, बिल्कुल ये भी तो एक जो है अपने लिए एक अपनी जो योग्यता और अपनी जो ये विद्यालय में अपनी जो ये ये जी, ये मैं उस प्रिंसिपल का आभारी हूँ, जिन्होंने सचमुच मेरी योग्यता का भरपूर उपयोग किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपनी पूरी योग्यता के साथ जो भी मेरा था, मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वोच्च हूँ और ये हूँ और नोबेल पुरस्कार है, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रभु ने मुझे दिया, मैंने पूरी ईमानदारी से बच्चों में बाँटा। नहीं बिल्कुल देखिए आपने आपकी शिक्षा थी, आपने बच्चों को दी तो ये भी बहुत बड़ा काम है और कहते हैं पारखी, योग्य हर कोई होता हाँ, है तमाम तो वो उन्होंने परख करके मेरा लेकिन उपयोग किया। पारखी मिलना मुश्किल होता है, पारखी नहीं मिलता, यह जो आपको पारखी मिला, ये भी आपके लिए बड़ा सौभाग्य का रहा। बहुत बढ़िया। बहुत, 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 बहुत। तो जी। अ, चलिए अब चलती हाँ, हूँ। आप बहुत बात हो गई है। जीवन के कोई ऐसे जो है अविस्मरणीय संस्मरण कटु हों या सुखद हों, वो साझा कीजिए आप हम सभी जानना चाहते हैं, कि कभी कई-कई देखिए क्षेत्र आप रहे हैं, किसी क्षेत्र का कोई ऐसा अनुभव जो मस्तिष्क में आपके बिल्कुल आज भी जीवंत हो, अविस्मरणीय अच्छा हो? एक चूँकि मैं साहित्य के पटल पर बैठा हूँ, तो साहित्य के क्षेत्र का ही एक दिलचस्प जी। वाकया आपको सुनाता हूँ। जी, वैसे तो आपने मेरे मंच नाटक क्षेत्र में साहित्य में आपने मंच व्यावसायिक मंच भी किए होंगे और विशुद्ध साहित्यिक मंच भी किए होंगे। तो हाँ, उनमें हाँ, से ही कोई बिल्कुल। होगा आपका आपका अनुभव? जी, स्वागत देखिए, स्वागत है। मैं मंचों का ही आदमी था जी। और हूँ भी। हुँ,
ये तो लिखने उखने किताब बनाने की बात बहुत बाद में मुझे याद आई, वो भी एक मित्र के कहने पर। हम्म, अरे यार मर जाओगे तब लिखोगे क्या? हम्म, तब मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा कर देना चाहिए तो कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ये तो समझे कि हाँ अलंकार जी कुछ लिखते भी थे। अरे मंच पर पढ़ा, वाहवाही मिली, वो वाह वाह फिर हवा हवा हो गया, बात खत्म। वो तात्कालिक है। अब मुझे उसी में आनंद आता था, मैं वही करता था। ये लिखने वाला तो बहुत बाद में शुरू किया, लेकिन अब लगा कि नहीं ये जरूरी है, ये कुछ दस्तावेज होना चाहिए आगे जी, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो जी। मैं एक कवि अंत का सम्मेलन में गया, जी। मैं एक कवि सम्मेलन में गया था। हम्म, तो वहां दो घटनाएं विचित्र हुई। हम्म, एक तो ऐसे जगह हुआ कि जहां चारों तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी, नक्सलाइट बेल्ट। ओ, और आयोजक का आग्रह था कि 5 बजे के पहले पहुंच जाइए, वरना फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है कि कोई सही सलामत आएगा कि नहीं आएगा। अब और धड़कन बढ़ गई कि तो ये बड़ा आफत है, कविता पढ़ेंगे कि जान देंगे। लेकिन खैर गाड़ी थी, तो हम लोग 4:30 बजे 3-4 आदमी थे, पहुंच गए। कुछ लोग और पहले ही पहुंच गए थे। तो हुआ कि भाई आप लोग 8 बजे खा लीजिए और तब रात भर चलेगा प्रोग्राम। हम कहे हम खा करके क्या पढ़ेंगे जी, खाएंगे तो नींद आएगी कि इसके बाद हम कविता पढ़ेंगे? हैं? रख दो खाना, हम बाद में खाएंगे, हम्म, जब पढ़ लेंगे तब खाएंगे। तो हमारा देखा देखी 2 आदमी और बोल दिए कि चलो बाद में खाएंगे। अब कविता पढ़ते पढ़ते हमारा 12 बजे के बाद नंबर आया। हम्म, खैर कविता तो गजल वगैरह जो भी था पढ़ लिया, लोगों ने खूब वाह वाह किया, बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन अब भूख लग गई, खाने की बात याद आ गई। अब उस वाह वाह से पेट थोड़े भरता है। तो गए आयोजक के यहाँ, तो कहे अरे भैया चलिए अच्छा देखते हैं। गए तो खत्म हो रसोइया ने कहा कि भैया यहाँ कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। अरे हम कहे तो कविता बड़ा भारी पड़ गया, कुछ है ये नहीं है। अरे जंगल में कहा मार्केट भी बंद है, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। हम कह रहे देखो कुछ है, तो कहा कि नहीं कुछ तो नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते कहा कि अच्छा हाँ एक छोटे से भगोने में चावल बचा है थोड़ा सा। तो हम कह रहे दाल सब्जी कुछ होगा? कहा कोई नहीं, ये सब कुछ नहीं है, खाली चावल है। बस खा लो। तो हम कहे कुछ, अरे कुछ तो होगा। तो कहता कि अच्छा देखते हैं। तो देखते देखते उसे एक थम्सअप या लिम्का था कुछ, उसका बोतल दिखाई पड़ा। वो कहीं अलमारी में पड़ा था। तो कहा ये यही बोतल है थम्सअप का या लिम्का या कोका कोला टाइप का था, यही है। तो हमारे एक साथी जो थे, 3 आदमी हम लोग। ये देखो फ्रिज खुला है बेटा। हाँ, हाँ। हमारे जो दूसरे साथी थे हम तो निराश हो गए। वो कह करे ले आओ वही मंगाओ, वही मंगाओ, थम्सअप मिला के या लिम्का मिला के हम लोग खा लेंगे। अब बताइए कि हम लोग कोका कोला या थम्सअप जो भी बोतल है इसमें या एग्जैक्ट याद नहीं है, वो इसी से चावल वल मिला के हम लोग कुछ खाते हैं। ये तो बड़ा एक हास्यास्पद भी और एक इसको क्या मतलब कहते विचित्र हो गई। और पैसा हैं। देने की जब बात आई तो जो हम लोगों को लिवा गए थे वो भाग गए। लो। अब 1:30 बजे रात उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। पता चला कि 4-5 लोग हम लोग ढूंढ रहे थे। अब अंधियारे में कहाँ दिखाई दे, डर भी लगे कि किसी नक्सलाइट के पाले पड़ गए तो वो भी गड़बड़ा जाएगा। खैर ढूंढे ढांढे तो एक सज्जन को दिखाई पड़ गए, पेड़े पे बैठे थे। पेड़ पे बैठे थे। हाँ पेड़ पे डाल पे छुप के बैठा था। हम कहे वाह यार गजब आदमी हो, पैसा नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ये तुम पेड़े पे जाके काहे लटक के बैठे हो? असल में पैसा कम था इसलिए हम सोचे कहाँ जाए। हम कहे अरे छोड़ो यार, ये भी हादसे हुए। बढ़िया अनुभव, रोचक। हाँ? हाँ? जी। चलिए बहुत इसीलिए बढ़िया आपको अनुभव। सुनाया अभी, इसीलिए आपको सुनाया कि ये सब बड़ा रोचक था। आज रोचक लग रहा, उसमें तो गुस्सा आ गया कि पैसा भी नहीं दिया। और भय, डर हाँ, और गुस्सा
सब सब। लेकिन आज लग रहा है, आपने साहित्यिक यात्राएं की होंगी, ये तो यही यात्रा आपने बताई नक्सलाइट एरिया की, और हाँ। भारत में आपने कहाँ-कहाँ यात्राएं की हैं? क्या विदेश की भी यात्रा की है आपने? नहीं नहीं उन नहीं, अभी 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 मुझे विदेश जाने का अवसर नहीं मिला है। अभी मेरी योग्यता उस लायक नहीं हुई है कि कोई मुझे विदेश ले जाए, और अभी मुझे देश में ही लोग सुन लें और मुझे आशीर्वाद दे दें, यही मेरे लिए बहुत है। आपके कानपुर में गया ही हूँ, लखनऊ में गया ही हूँ, गोरखपुर में गया हूँ, पूर्वांचल का कोई जगह बाकी नहीं है। और दिल्ली भी गया हूँ, दिल्ली में कई जगह प्रोग्राम किया है। तो इस तरह से देश में, हाँ, दक्षिण अभी छूटा हुआ है, वहाँ भी देखिए प्रभु बुला लेंगे तो चले जाएँगे। एक अभी अभी मैंने आपकी टाइमलाइन पे एक मैंने पेपर की कटिंग देखी थी। हाँ, उसमें था कि जो है काशी के अलंकार जी कुछ कोई कोई वर्कशॉप आप क्या वो क्या था? उसके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात छेड़ी है। राम वर्षों शंकर जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत है। सभी मनीषी हमारे साथ जुड़े। जी। वर्षों से मंच पर जाने से अनुभव जो मिल रहा है, हुँ, और चिंतन से जो परिस्थिति निकल के आ रही है कि जी। साहित्य में हम आगे बढ़ रहे हैं या साहित्य के धारा में बिखराव हो रहा है। मैं एक शब्द में यही कहना चाहता हूँ कि बिखराव है तो क्यों है, कैसे, इन सारे विचारों को जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गायब हैं साहित्य से, और केवल तुकबंदी कर देना, कविता, अकविता, नई कविता, इस तरह की बातें कर देने से साहित्य का कोई बहुत भला नहीं होने की स्थिति दिखाई दे। तब हमने विचार किया कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसा समूह बनाया जाए जिसमें कविता के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा हो, चाहे छंद हो, चाहे गजल हो तो उसके अरूज हो, और कविता का जो अपना विधान है उस पर विद्वानों की नजर हो, टिप्पणी हो, मार्गदर्शन हो। नए आने वाले जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नई पीढ़ी, उनको सही दिशा दी जाए। माने न माने वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, हम नहीं तो अपना बिल्कुल काम करेंगे। अपना कर्तव्य निर्वहन करना हाँ, है, बाकी हाँ, दूसरों के ऊपर। और भाषाई दोष, हुँ। अभी देखिए मैंने चट से कहा, और लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ही गलत बोल गया। कलम चलती है, तुरंत नहीं, सुधार। बहुत बढ़िया प्रयास है। ये तो साहित्य एक साहित्यकार के लिए बड़ा सराहनीय है जो आपने आपने जो ये बीड़ा उठाया है ये करने का। और निसंदेह और आज समाज में देख रहे हैं साहित्य का परिदृश्य। आप तो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मेरा इतना अनुभव नहीं है। लेकिन फिर भी जितना भी मेरा अनुभव है तो मैं देखती हूँ कि साहित्य का क्योंकि पाठ्यक्रम में ही मैंने पढ़ा है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, साहित्यिक यात्रा इतनी लंबी भी मेरी नहीं है। लेकिन मैंने जो पाठ्यक्रम में पढ़ा है, जो मैंने उन रचनाकारों को पढ़ा है, जो हमारे मूर्धन्य कवि हैं, उनको मैंने पढ़ा है। तो आज का जो साहित्य का परिदृश्य है, वो उसके जब कभी उससे हम उसके बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ क्या कह सकते हैं, क्षरण कह सकते हैं या उसको किस नाम से हम दे सकते हैं। आप ये वरिष्ठ हैं, आपको साहित्य का बड़ा अनुभव है, तो हम जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जो साहित्य का सृजन हो रहा है या वर्तमान साहित्यकार जो लिख रहे हैं, तो आपके अनुसार जो आपने कार्यशाला भी उसी को ध्यान में रखकर आपने शुरू किया है, जो आपने बीड़ा उठाया है। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? किस तरह का क्षरण इस समय आज के हमारे साहित्य में हो रहा है? देखिए, सोच ये है, हम मूल से चलते हैं। मूल, मूल कहाँ है? मूल जी। कहते हैं साहित्य। हुँ, साहित्य का सनातन संदेश यही है, समाज का हित। आप प्रश्न भी उठाइए, लेकिन ऐसा उठाइए कि जो समाज में विघटन न पैदा करे। संगठन तो बनाए लेकिन विघटन न पैदा करे।
प्रश्न उठना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रश्न मत उठाइए, लेकिन प्रश्न उठाने का सलीका हो। इसी को मैं कभी-कभी कहता हूँ, एक चार मिसरा यहाँ कह देना उचित समझता हूँ जी, जी, कि स्वागत है। क कवि 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 तेरी कविता में धार बहुत हो। कवि तेरी कविता में धार बहुत हो, शोला शबनम और अंगार बहुत हो, अफरा तफरी में सच छूट न जाए, अरे शीशा हो पर जिम्मेदार बहुत हो। क्या बात है, वाह! अफ़रा-तफ़री में छूट ना जाए, निसंदेह थोड़ा सच छूट न जाए, जल्दबाज़ी बिल्कुल, तुम शीशा हो पर जिम्मेदार बहुत हो। अरे भाई, आईना दिखाने चले हो समाज को और तुम्हारी पीठ खुदे काली है, तो बात जी, बनेगी नहीं। तो जब जिम्मेदारी हो तो जिम्मेदारी के साथ आपको भाषाई, वैचारिक स्तर पर बड़ा स्पष्ट होना पड़ेगा। ये वादग्रस्त होकर के, विवादग्रस्त होकर के, व्यक्तिग्रस्त होकर के आप जब कोई रचना करेंगे तो उसका दायरा सीमित होगा। जी, जब आप समस्त की बात करेंगे, जब आप व्यक्ति से हट करके सबके हित की बात करेंगे, तब आपकी लेखनी, तब आपका साहित्य सार्वभौम सत्ता युक्त होगा। और चाहे वो भारत हो, चाहे वो विदेश हो, सब जगह पूज्य होगा। बिल्कुल, वरना एक खांचे में रहेंगे, एक खाने में रहेंगे, तो कहीं न कहीं वो आलोचना का भी पात्र होगा, कहीं प्रशंसा का पात्र होगा, ये अलग बात है। लेकिन संपूर्ण प्रशंसित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। इस पर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग व्यस्त विचार हो से सकते समस्त हैं। बिल्कुल, जब व्यस्त से समस्त तक की बात की जाती है, तो वो निसंदेह हमारे वो कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य का बहुत बड़ा साहित्यकार का बड़ा दायित्व होता है समाज के हाँ, प्रति। हाँ। तो ये तो बिल्कुल जब व्यष्टि से समष्टि की तो बात करनी ही है, व्यष्टि तक ही उसका सीमित नहीं रहना है, उसको तो समष्टि बस की बात हम केवल अपनी बात करें, जी, तो हमारे लिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए, बिल्कुल, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरे को नहीं होगा। नहीं होगा और उसकी लोकप्रियता भी सीमित होगी। आपकी सीमित होगी, व्यक्तिगत कब तक कोई सुनेगा? भई कौन आप सुनेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये साहित्यकार का एक अपना दायित्व भी होता है ये। साहित्यकार यूँ ही नहीं साहित्यकार कहलाता है, उसके बहुत बड़े-बड़े दायित्व होते हैं उसके कंधे पर। आप बहन जी, अभी आपने एक बात कहा था कि मैं पाठ्यक्रमों में पढ़ती थी, जी, जिन जिन विद्वान रचना, आप उनकी एक भी रचना बता दीजिए मुझे, जहाँ तक याद है कि किसी ने व्यक्तिगत कोई बात की है? चाहे बिल्कुल, सूर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे रैदास हो, चाहे रसखान हो, और वर्तमान में भी आ जाइए तो जयशंकर प्रसाद हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे जो भी हो, किसी ने कहा है व्यक्तिगत बात? बिल्कुल, चाहे हम आदिकाल से लेकर के किसी भी काल के रचनाकार को ले लें, हाँ? आदिकाल से ले लें, भक्तिकाल से रीतिकाल, किसी को भी ले लें, रीतिकाल को थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि रीतिकाल में थोड़ा-सा कहते हैं साहित्य हाँ, का उसका उसका थोड़ा-सा वो है उसका अपना दायरा संकुचित था, वो एक अलग बात है। लेकिन और देखिए, काल में आधुनिक काल में भी बहुत अच्छे-अच्छे रचनाकार निसंदेह ये साहित्यकार का दायित्व होता है। बहुत हाँ, अच्छी बात आपने कही है। एक बात और जानना चाहेंगे अलंकार जी आपसे कि आप संगीत में आपने कहा है कि आपको वादन पसंद था। क्या गायन भी आपने किया है? जी हाँ, जी हाँ, मैंने अच्छा, गायन से भी ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। तो गायन आपको कैसे गीतों का गीत, लोकगीत, ऐसा स्वरचित है, गीत या फ़िल्मी गीत? अरे नहीं, सुनिए, जब मैं सितार बजाने लगा तो मेरे उस्ताद जी, मैं ग्वालियर घराने से संबंधित हूँ। मेरे गुरुजी हुँ, ग्वालियर घराने के शिष्य रहे हैं, डॉक्टर राजभान सिंह जी बीएचयू में प्रोफेसर थे, और ये ग्वालियर घराने के थे। और हुँ, इनके भी गुरुजी आदरणीय मावलंकर जी आए थे गुरु पूर्णिमा के दिन, और मेरा गंडा जो हमारे गुरुजी को बांधना था, तो गुरुजी ने कहा मेरे गुरुजी आ गए हैं, तुम्हारा गंडा भी यही बांधेंगे। तो मेरा सौभाग्य कि गुरु का गुरु भी आ गया और वो मुझे गंडा बांधे, और मैं ग्वालियर घराने में था, तो उन्होंने एक बात कहा था कि देखो, अच्छा सितार जब बजाना है हुँ, तो अच्छा गाना भी चाहिए। रस नहीं आएगा। हुँ, फिर ताल बजाओगे, मात्रा बजाओगे, लेकिन
रस नहीं आएगा जब तक गले में स्वर नहीं रहेगा। तब मैंने गाना सीखना शुरू किया। सितार तो सीखता ही था, लेकिन गाना सीखना शुरू किया। और बीएचयू के ही प्रोफेसर थे भट्टाचार्य जी, तो भट्टाचार्य जी मुझे सिखाते थे। बाद में वो कहे कि मेरी श्रीमती जी मुझसे अभी अच्छा गाती हैं, तुम घर आओ वहां सीखो। तो मैंने वहां जाके सीखा, वास्तव में बहुत अच्छा गाती थी, बहुत किस बढ़िया। तरह का गायन, मतलब गीत या लोकगीत? अब जब उन्होंने गायन सिखा दिया, तो राग सिखाती थी, राग सिखाती थी, फिर भजन सिखाने लगी, फिर लोग, तो अब मैं तो उसका प्रयोग कहीं भी कर दूंगा। जब जी, गले में फिल्मी गीतों का भी शौक है, वो भी आपने गाए हैं? बहुत खूब। जी। मेरे पसंदीदा गायक मुकेश जी रहे, मैं उनको खूब गाता था। तो अब जो है आपसे कुछ एक रैपिड फायर करते हैं, मतलब छोटे-छोटे अरे प्रश्न और छोटे-छोटे उत्तर। तो वो भी थोड़ा रोचक रहेगा इसके बाद, क्योंकि समय घड़ी भी आगे बढ़ रही है। और बढ़ मंच रही है, के बढ़ रही जी, शशि है। प्रेमदेव की उपस्थिति हुई है। वरिष्ठ अरे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। बहुत मंच पर प्रणाम, हार्दिक स्वागत है उनका। क्या बात और है। हमारे जी, सभी रचनाकार उपस्थित हैं। बड़ी उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ हैं। लक्ष्मण लड़ीवाल, रामानुज जी, बराबर उनका आशीर्वाद मिल रहा है। सभी का अरे बहुत-बहुत वाह, स्वागत। क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं हम। हाँ हाँ। आपके पसंदीदा कवि कौन है? एक कोई नाम। तुलस, तुलसीदास। और कवित्री की बात करूँ तो? कवित्री में मैं महादेवी वर्मा जी को पसंद करता हूँ। बहुत सुंदर। गायन और संगीत की अगर बात करूँ, तो आपने गायन और वादन दोनों किया है। अगर हाँ, कहें आप कोई एक चुनिए, तो आप किसको चुनेंगे? गायन में तो पंडित भीमसेन जोशी। अच्छा। मैं फिल्मी बात नहीं कर रहा, मैं शास्त्रीय बात कर रहा हूँ, ये शास्त्रीय। ये शास्त्रीयता की बात है, शास्त्रीय संगीत की बात है। जी, हाँ हाँ हाँ। चलिए। आपने फ़िल्मों की भी बात की है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन-सा अभिनेता आपका पसंदीदा अभिनेता है? जो अभिनेता के नाम पर जो अगर मैं देख कहूँ तो नेचुरल, क्योंकि मैं हुँ, अभिनय का आदमी था, इसलिए मुझे संजीव कुमार बहुत अच्छे लगते थे। बिल्कुल। उनका अभिनय बड़ा मंज़ा हुआ अभिनय। निस्संदेह अगर अभिनय की बात होती है, तो संजीव कुमार का अभिनय मंज़ा अब हुआ देखिए, अभिनय। एक नाम मुझसे छूट गया था। अब यहाँ यहाँ आप चूंकि रैपिड फायर है, मैं इसको बता नहीं सकता, तो मुझे केवल हाँ ना में जवाब देना है। जी, नहीं कि उसका, उषा हाँ भारती उसका, जी की पुत्री, हाँ उषा उसका भारती जी कारण, हैं। जी, जी। हाँ। जी, जी, बताइए, कारण बताइए। रैपिड देखिए, फायर है। पात्र दो तरह के जिए जाते हैं। एक है कि जब हम अपने में पात्र को समा देते हैं, संभालें, बिल्कुल। जैसे दिलीप कुमार, वो गरीब का भी रोल करेंगे तो दिलीप कुमार के अंदाज में, वो अमीर का भी रोल करेंगे तो दिलीप कुमार के अंदाज में, वहां दिलीप कुमार खड़ा रहेंगे। लेकिन संजीव कुमार पात्र में घुस जाते हैं, भूल जा। वहां यही अभिनेता संजीव की कुमार एक मर जाएंगे, जी, वो पात्र पात्र जिंदा जिंदा हो। रहना, पात्र जिंदा रहना। अभिनय की विशेषता यही होती है कि उसी यही, पात्र में डूब पात्र को बहुत जिंदा बढ़िया। करिए। जी, बिल्कुल। और अगर अभिनेत्री की बात करूँ तो? अभिनेत्री में बीना कुमारी जी मुझे बहुत पसंद थी। उनकी उनकी अदाकारी जो थी, उनकी उनका जो अभिनय हाँ, था। हाँ। जी, एक अजीब सी लर्जिश थी उनके हुँ, उनके उनके संवाद अदायकी में और उनके अभिनय के प्रस्तुतिकरण में, जैसे कहते हैं एक लर्जिश थी, वो जी, दिखाई पड़ती थी। जी। आपके पास थोड़ा अनुभव पत्रकारिता का भी है। जी। तो आज समाज में अगर हम प्रभाव प्रभाव की बात करें, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिक प्रभावी है या प्रिंट मीडिया? देखिए ऐसा है, ये वर्तमान में तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी, ज्यादा प्रभावी हो गई है। उसकी पकड़ और उसकी पहुंच उन लोगों तक हो गई है कि जो समाचार पत्रों को पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जीविता जो है, जो जीवित रहने का जो मर्म है, वो प्रिंट मीडिया में है। बिल्कुल।
उसमें गहराई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार है, लेकिन प्रिंट मीडिया में गहराई है। गहराई, बिल्कुल, उत्तरजीविता जो है उसमें कायम है। बिल्कुल। लेखन की बात करूं तो आपने कुछ कहानियां भी लिखी हैं, हाँ, तो गद्य और पद्य दोनों में आपका लेखन है। तो अगर किसी एक को आपको चुनना हो तो आपका कौन सा लेखन की विधा, कौन सी आपको आपकी पसंदीदा रहेगी, गद्य या पद्य? एक बात बताएं जो मेरा अपना अनुभव है। जी। गद्य संश्लेषित करता है हम्म। और पद्य संश्लेषित करता है हम्म। और गद्य विश्लेषित करता है। वाह, बहुत बढ़िया। दोनों की अपनी महत्ता है। दोनों की अपनी महत्ता है। जब हमको शॉर्ट फॉर्म में कोई बात और किसी एक पिन पॉइंट पर कोई बात करनी है तो हम गद्य को चुनते हैं, पद्य को चुनते हैं। लेकिन जब उसको पूरे समग्र और वातावरण के साथ जब हमको उसको प्रस्तुत करना होता है, उसको प्रभावी करना होता है, तब हम गद्य को चुनते हैं। बिल्कुल। देखिए, गद्य में विस्तार है, हम अपनी बात कहीं तक भी कह सकते हैं, और बिल्कुल वही बात है, संश्लेषित करना और विश्लेषित करना, ये बढ़िया। मौलिक अंतर है। जी। गजल, आप गजलकार, आपका गजलकारी में नाम है, आपके पसंदीदा गजलकार कौन है? आज आज हिंदी गजल का जमाना है, तो आपके हाँ, पसंदीदा गजलकार कौन है? अब देखिए, सच पूछा जाए तो भाई जो पहले के पुरोधा लोग हैं, जो जैसे अब गालिब से लेके मीर से लेके तमाम लोग, तो ये लोग तो फारसी वाले थे। इनकी गजलों का जवाब नहीं है। हम्म। लेकिन हम गजल कहते क्यों हैं? हम्म। केवल अपने के लिए नहीं, उस समाज के लिए कहते हैं जिसकी बात हम करते हैं। तो उसको हम्म। उसकी भाषा में अगर कहेंगे तो उस तक ज्यादा पहुंचेगी। और आज लोग हिंदी गजल, अगर प्योर हिंदी गजल कर देंगे तो उसको भी समझने वालों की संख्या हमको लगता है बहुत सीमित है। और प्योर उर्दू कर देंगे जो फारसी जुबान में, तो उसको भी समझने वालों की संख्या बहुत सीमित है। अब एक बीच की आई हिंदवी जबान, पसंदीदा जिसमें गजलकार कौन है आपके? जी। गजलकार मतलब गाने वाले या लिखने वाले? गजल जो लिखता है वो गाता भी है, मतलब जो तो कौन गजल गो आप है गजलकार। गजल? जी। तो देखिए, गजलकारों में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग रहे। जैसे अब हिंदी गजलों में दुष्यंत जी का एक नाम एक बहुत, नाम बताइए, एक नाम बताइए। दुष्यंत जी का नाम हिंदी दुष्यंत हिंदी जी, गजलों के लिए है, ये सबसे दुष्यंत। ऊपर नाम उन्हीं का है। दुष्यंत कुमार जी हिंदी गजलों के जनक कहे जाते हैं, हाँ जैसे हाँ हमारे हाँ। भूपेंद्र हरिश्चंद्र जी हिंदी और भाषा देखिए, की। जी। एक बात बहन जी मैं और कहना चाहूंगा। हम्म। मैंने बहुत शुरू में कहा था, आज आज फिर बड़े पुरजोर तरीके से बात कहूंगा हम्म। कि केवल काफिया, रदीफ और मात्रा और बहर ही गजल नहीं है। हम्म। एक कहन जो है इसकी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं, लोगों तक जा रही है कि नहीं, इसमें दुष्यंत कुमार जी बहुत आगे हैं। बिल्कुल, दुष्यंत कुमार मुझे ही बहुत पसंद है वो। उसको कहते हैं ये ना, एक अंग्रेजी में शब्द आता है पेनिट्रेशन पावर, किसी के कलेजे में घुस जाना। बिल्कुल उसको पिन पॉइंट कर देना, मतलब जो कहना चाह रहा है वो श्रोता के बिल्कुल हृदय तक उतर जाए। बिल्कुल। मंच के पार अरे हमारे इतना घुमा फिरा के कहेंगे तो पता चला कि वो डिक्शनरी लेके। डिक्शनरी लेके बैठेगा। बिल्कुल, गीत हो, कविता हाँ, हो, चाहे गजल हो, कुछ भी हो, वो इतनी सहज हो, बोधगम्य होनी चाहिए जो श्रोता के हृदय तक वो पहुंच जाए। तो ये जो है हमारे दुष्यंत कुमार जी की गजलों में हम देखते हैं, और भी कई गजलकार हैं, अदम गोल्डवी जी हैं, कई गजलकार हैं, लेकिन दुष्यंत कुमार का कोई जोड़ नहीं है। मतलब अगर अगर मैं अपनी भी व्यक्तिगत बात करूं तो। हाँ। और मंच के पार प्रतीक्षा तिवारी जी की अभी उपस्थिति हुई है, वही स्वागत वही है। वही 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 मैं ले रहा था। आदम गोंडवी जी हैं। जी। और देखा जाए तो कुछ कुछ गजलें कुंवर बेचैन जी ने भी लिखी हैं। और तो इस तरह के जो गजलकार हैं, जो हिंदी के रचनाकार हैं, तो ये गजलें वाकई में प्रभावी होती हैं। तो बहुत बढ़िया, ये रैपिड फायर बड़ा रोचक रहा, बड़ा अच्छा रहा। और एक एक श्रोता एक एक शब्द और एक 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 शब्द और जोड़ना चाहूंगा। अभी जी। अभी जी। एक
मरहूम शायर जनाब बशीर बशीर बद्र बद्र। साहब, इन्होंने भी उर्दू की कठिनता से खींच करके सरलता सरलता, में ले आया। इनके शेर और सबसे लोकप्रिय हैं, इनके तमाम शेर हमारी जुबान पर हैं। हम ए, वो यही 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 मैं कहना चाह रहा था बहन जी, कि जी, जब जब आपके मिसरे मुहावरे बन जाएं तो समझिए कि आप जिंदा हो गए। बिल्कुल। तो बशीर बद्र का जब सुनते हैं तो लगता है अरे ये तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कभी ध्यान नहीं ये जाता है कि बशीर बद्र कई कई शेर ऐसे हैं जो कि कई शेर हैं। हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब उनका भी देहांत हुआ है, तो जब उनके विषय में जाना है तो कई शेर हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया ये फायर राउंड रहा और हमारे मंच के पार भी बड़े श्रेष्ठ उपस्थिति है। मैं सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, बारंबार अभिनंदन करती हूँ। और अब चलते-चलते आपसे एक गज़ल सुनना चाहेंगे, उसके बाद अपने कार्यक्रम को संपन्न करें। कोई गज़ल या गीत जो भी आज आप चाहें सुना दें, उसके आप कुछ आज 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 चाहे तो आज कुछ बंद हाँ जी, आज चाहे तो कुछ आज बंद आज सुना दें गीत के। जी, आज आज मैं जी, आपको केवल एक रचना सुनाऊंगा, एक नज्म है। गजल तो स्वागत, आप सुनती रहती हैं, गीत भी सुनती स्वागत, हैं, स्वागत है। और जो जो मेरी इच्छा है, जो मेरे जैसे उम्र वालों की इच्छा है और उसकी स्वागत है, जरूरत है, और वही स्वागत, सुनिए, और स्वागत। फिर इसके बाद हम लोग विदा लेते हैं। जी, जी, स्वागत। हम सफर मेरा हाथ थामो, वाह! हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। वाह! ये हम जैसे उम्र वाले के लिए है। देखिए कि हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर नहीं, चुप है दरवाजे यहाँ, चुप है दरवाजे यहाँ, और चुप दरो दीवार है, चुप है दरवाजे यहाँ, और चुप दरो दीवार है, मुझसे मिलने मेरे घर पे अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं, बहुत सुंदर। तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां, तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां, जो थे रहवासी गए, कोई लौट कर आता नहीं, जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं, वाह! थे परिंदे उड़ गए, थे परिंदे उड़ गए, आकाश हैं अब नापते, दाना चुंगने भी मेरे घर अब कोई आता नहीं, वाह! जिंदगी की शाम आ, कुछ नजर आता नहीं। एक शेर बड़ा नाजुक सा है, जो बहुत हम सुंदर, आप स्वागत। एक मंजर देखिए, जी, मैं तुम्हारी आँख हूँ,
मैं तुम्हारी आँख हूँ और तू मेरी बूढ़ी छड़ी। मैं तुम्हारी आँख हूँ और तू मेरी बूढ़ी छड़ी। बहते आंसू पोंछने भी अब कोई आता नहीं। जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। और आखिरी हश्र देखिए। स्वागत। चल चले हमदम मेरे मुल्क अदम की राह पर। चल चले हमदम मेरे मुल्क अदम की राह पर। चल बुझा दे शम्मे जां, अब कोई आता नहीं। जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। ये करोड़ों करोड़ों वृद्ध लोगों का ये हाल है। बिल्कुल, अगर अगर हिंदी में बात करूं तो बड़ी भावप्रवण आपकी ये गजल, और अगर उर्दू में बात करूं तो बड़ी दिलकश, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली गजल। और मंच के पार बड़ी टिप्पणियां हैं आपकी। इसके लिए डॉक्टर पुष्पा सिंह जी, डॉक्टर आदरणीय हमारे शशि प्रेमदेव जी, सभी की बहुत महावीर साहू जी, सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर बड़ी महंगी उपस्थिति है, मैं सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। लक्ष्मण लड़ीवाल जी, सभी की टिप्पणियां हैं, मैं अभी बाद में देखूंगी क्योंकि जो है समय जो है हमें समय समय हो गया, पता ही नहीं चला कि हम लोग नहीं इतनी चला। दूर चले आए। बहुत बातें बाकी हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। फिर कभी ये आज बहुत आप अच्छा लगा, बहुत ही सार्थक वार्ता रही, बड़ी रोचक वार्ता रही, साहित्यिक साक्षात्कार कह लें, क्या हमारी अनौपचारिक वार्ता रही है। तो बहुत आपको आभार करती हूँ अमूल्य समय देने के लिए, और मंच के पार सभी का आभार करती हूँ। इसी के साथ फिर मिलेंगे आप कभी। आप नमस्कार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे जो पटल के बाहर साथी मित्र हैं